अमीर खुसरो जो है इनके बारे में देखते हैं। अमीर खुसरो जो थे ये दिल्ली के दरबार में बलबन के यहाँ काम किया करते थे। दिल्ली के दरबार में बलबन के यहाँ काम किया करते थे। तब उन्होंने अमीर खुसरो ने कुछ रचनाएं की थी। और अमीर खुसरो की रचनाओं के बारे में अगर देखें तो हम एक मिनट, हाँ, अमीर खुसरो की रचनाओं के बारे में देखें तो हमें ज्यादा से ज्यादा उनके बारे में जानकारी तो नहीं है, लेकिन अगर अमीर खुसरो का जन्म सोचे तो इनका जन्म पटियाला में हुआ है। पटियाला में जन्म हुआ है। और अमीर खुसरो की जो रचनाएं हैं, अमीर खुसरो की रचनाएं आपको मिलती है आशिका। अमीर खुसरो की रचनाएं आशिका और पहेलियां, आशिका, पहेलियां, खालिक बारी, खालिक बारी, हालत ए कन्हैया या हालत ए कन्हैया। अब ये अमीर खुसरो जो है ये आपको आदिकाल के कवियों में माने गए हैं। और इनकी रचनाएं देखें तो आशिका इनकी रचना है। तदुपरांत पहेलियां इन्होंने लिखी है। खालिक बारी ये रचना बहुत ज्यादा पूछी जाती है। खालिक बारी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब आशिका, पहेलियां, मुकरियां तो सबको पता है। तो हालात कन्हैया, खालिक बारी ये आपकी इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। इसके उपरांत नजराना ए हिंद ये भी नजराना ए हिंद जो है ये इनकी रचना है। नजराना ए हिंद जो है इसका कोई पता नहीं है, लेकिन हालात कन्हैया जो है इसमें कन्हैया की बाल लीलाओं की रचना आपको मिलती है। आशिका जो है ये प्रेम कहानियां हैं। और पहेलियां जो है ये आपको दोहे की तरह मिलती हैं। और अमीर खुसरो के कुछ आविष्कार भी है। लिखने वाले इसे लिख लीजिए। लिखने के उपरांत हम और भी कुछ दूसरी चीजें इनकी बताएंगे, जो इनका नाम, इनकी उपाधि और इनके आविष्कार जो है, इनके आविष्कारों के बारे में हम बताएंगे। ये लिख लीजिए, नजराना ए हिंद जो है ये भी अमीर खुसरो की रचना है। अब अमीर खुसरो के बारे में अगर जानकारी लें तो अगली बात है अमीर खुसरो के आविष्कार। खुसरो के आविष्कार आविष्कार जो है इन्होंने किया था तबला का। देश में तबला नहीं हुआ करता था, इन्होंने 12वीं शताब्दी में तबला का आविष्कार किया है। तबला जानते हैं इस तरह होता है, ये हम ढोलकी या ढोलक भी कुछ कहते हैं, तो ये है तबला का आविष्कार इन्होंने किया है। और सितार का आविष्कार किया है। तबला और सितार का आविष्कार किया है। फिर गजल और मुकरी, ये गजल और मुकरी गाने का भी आविष्कार इन्होंने ही किया है। गजल देखा है आपने, जैसे गजल में एक के अपोजिट में एक दो प्रतिद्वंदी गाते हैं। गजल, हाँ चलो, तबला ये वाद्य का आइटम है और सितार ये भी बाजा ही है। तबला बाजा है, सितार भी बाजा है। गजल जो है ये गेय है, गाना है, तो इसे प्रतिद्वंदी
तो इसे प्रतिद्वंदी आमने सामने बैठकर गाते हैं, इसे हम गजल कहते हैं। और वो लोग कुछ शायर की तरह सुनाते हैं, जिसे हम गजल कहते हैं। ये मुकरी है। मुकरी जो है, मुकरी भी कुछ ऐसी शायर की तरह, शेर की तरह एक कुछ लाइनें होती हैं। आप समझ गए खुसरो की रचनाएं। खुसरो की रचनाओं के बाद खुसरो के आविष्कार, और खुसरो कहाँ रहा करते थे? तो दिल्ली के शासक बलबन के यहाँ खुसरो रहा करते थे। और अमीर खुसरो के बारे में हम आगे कुछ बताएंगे। तो अमीर खुसरो की उपाधियां हैं। अमीर खुसरो की उपाधियां। तो खुसरो की उपाधियां जो है, ये इन्हें तोता ए हिंद, तोता ए हिंद कहा गया है। तोता ए हिंद कहा गया है अमीर खुसरो को। और वॉइस ऑफ इंडिया, भारत की आवाज, वॉइस ऑफ इंडिया, भारत की आवाज इन्हें कहा गया है। और खुसरो का नाम भारत तोता ए हिंद रखा गया है। और इनकी उपाधि होने के बाद खुसरो जो है, इनके बारे में एक प्रश्न पूछा जाता है। अमीर खुसरो के बारे में हर एग्जाम में एक प्रश्न आता है, कवि, गायक, कवि, गायक, वाहिद्यक यानी बजाने वाला, कवि लिखने वाला, गायक गाने वाला, वाहिद्यक बजाने वाला, यानी लिखना, गाना और बजाना तीनों कलाएं जानने वाला एक महान कवि। महान कवि कौन है, ऐसा आपको पूछा जाता है। तो ये महान कवि है आपके अमीर खुसरो। अमीर खुसरो, ये लिख लीजिए। आप लिखने वाले लोग इसे लिख लीजिए। मैं 1 मिनट के बाद फिर एक्सप्लेन करूंगा। चंद बरदाई की कुछ विशेषताएं बताते हैं। चंद बरदाई जो है, ये एक राजपूत कवि थे। और चंद बरदाई ये राजपूत राजा पृथ्वीराज के यहाँ रहा करते थे। पृथ्वीराज के आस्थानी कवि थे, पृथ्वीराज के। और चंद बरदाई की रचना जो है पृथ्वीराज रासो है। पृथ्वीराज रासो में, इस पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज के बारे में बताया जाता है। इस पृथ्वीराज के बारे में वर्णन है, किस तरह इन्होंने महायुद्ध मोहम्मद घोरी के साथ किया था, और किस तरह घोरी उन्हें बंदी करके ले गए हैं और आंखें निकालकर उन्हें मारा है। चंद बरदाई के बाद पृथ्वीराज रासो, चंद बरदाई के बाद पृथ्वीराज रासो पूर्ण किया है उनके पुत्र ने, यानी पूर्व भाग चंद बरदाई ने लिखा है। और पृथ्वीराज रासो का उत्तर भाग जो है ये जलहरण ने लिखा है। जलहरण जो थे
ये चंद बरदाई के पुत्र थे। इसमें पृथ्वीराज, महाराज पृथ्वीराज की जीवन कथा, जीवन चरित्र आपको मिलते हैं। सो जो पृथ्वीराज रासो है, ये आपका हिंदी का पहला महाकाव्य है। हिंदी का महाकाव्य पृथ्वीराज रासो आपका हिंदी का पहला महाकाव्य है। और पृथ्वीराज रासो के सर्ग जो है ये 69 सर्ग है। 69 सर्गों में लिखा गया है। सर्ग अर्थात भाग हो सकते हैं या चरण हो सकते हैं। तो ये 69 सर्गों में लिखा गया है। और इसके बाद आपको इससे ज्यादा कुछ भी नहीं पूछेगा और इससे ज्यादा पढ़ना भी नहीं है। नेक्स्ट विद्यापति आते हैं। विद्यापति विद्यापति जो है, विद्यापति की रचना है 16 ग्रंथ। 16 ग्रंथ। उसमें से एक ग्रंथ मैथिली में लिखा है। एक ग्रंथ मैथिली भाषा में लिखा है, जो है पदावली। और ये ग्रंथ आपको इंपॉर्टेंट है। सो आपके लिए महत्वपूर्ण बात है, मैथिली में पदावली लिखी गई है और इस पदावली में आपको कृष्ण प्रेम या राधा कृष्ण प्रेम कथा का वर्णन मिलता है। राधा कृष्ण प्रेम कथा का वर्णन मिलता है। और इसे श्रृंगार काव्य भी कहा गया है। इसे श्रृंगार काव्य भी कहा गया है। अगर विद्यापति की रचनाएं देखें तो पदावली याद रख सकते हैं। पद लता पताका, पद लता पताका, पद लता पताका, इसे हो गया आपका विद्यापति पदावली। लता हो गया आपका कीर्ति, लता पता से हो गया आपका कीर्ति पताका। पद लता पताका, पद लता पताका याद रखिया, हो गया आपका विद्यापति कंप्लीट। और विद्यापति की कुछ उपाधियां है, अन्य नाम है। विद्यापति के अन्य नाम जो है विद्यापति के अन्य नाम या उपाधि मैथिली कोकिल, मैथिल कोकिल। कवि शेखर, कवि कंठहार, विद्यापति के नाम है मैथिली कोकिल और कवि शेखर, कवि कंठहार। याद रखिए अन्य नाम या उपाधि मैथिली कोकिल, कवि शेखर, कवि कंठहार और कवि, हाँ नहीं, इनका नाम था। ये तो साधारण है, इनकी मेन उपाधि है एक। इन्हें आपको स्टार लगाकर याद रखना है। जैसे इन्होंने, इनकी उपाधि इन्हें मिली है अभिनव जयदेव। अभिनव जयदेव, अभिनव जयदेव जो है विद्यापति को कहा गया है, विद्यापति को अभिनव जयदेव कहा गया है। और इसलिए कहा गया है कि
विद्यापति ने जो है जयदेव के द्वारा प्रेरित होकर जयदेव द्वारा लिखा गया गीत गोविंद जो है, इस गीत गोविंद रचना से प्रेरित होकर पदावली लिखा है। पदावली लिखा है। तो इस पदावली को लिखने वाले विद्यापति को जयदेव की तरह अभिनव जयदेव यानी जयदेव से समान पुरुष कहकर उपाधि दी गई है। अभिनव जयदेव, विद्यापति को अभिनव जयदेव, कवि शेखर, कवि कंठहार और मैथिली कोकिल ऐसी 5 उपाधियां दी गई है। और आगे देखते हैं नरपति नाला। नरपति नाला के बारे में आप जानते होंगे। नरपति नाला जो है, नरपति नाला की रचना है बीसलदेव रासो। बीसलदेव रासो, बीसलदेव रासो की मुख्य बात है इसमें 12 मासा आपको मिलता है और राजा बीसलदेव वर्सेस राजमती, राजकुमारी राजमती, इन दोनों का प्रेम वृत्तांत इस बीसलदेव रासो में मिलता है। 12 मासा जो हम गाते हैं हिंदी में काव्य है, ये 12 मासा काव्य सबसे पहले बीसलदेव रासो में पाया गया है। जैसे आजकल कुछ लोग लोकगीतों में 12 मासा गाते हैं, जैसे चैत्र से शुरू होता है हमारा साल, यानी कल ही चैत्र माह की प्रथम तिथि उगादि थी, तो उगादि से हमारा पहला दिन शुरू होता है। तो उगादि से लेकर फिर उगादि तक यानी चैत्र से लेकर फाल्गुन तक हमारे 12 महीने होते हैं। इन 12 महीनों का वर्णन ही ये 12 मासा है। इस 12 मासा का वर्णन नरपति नाला की रचना बीसलदेव रासो में मिल जाता है। यह बीसलदेव रासो जो है एक प्रेम काव्य है और इसमें बीसलदेव राजा और राजकुमार बीसलदेव और राजमती राजकुमारी राजमती और बीसलदेव दोनों के मिलन और वियोग, मिलना बिछड़ना, प्रेम वियोग और पुनर्मिलन, प्रेम करना, मिलना, बिछड़ना, फिर मिल जाना, ऐसा वर्णन बीसलदेव रासो में किया गया है। बीसलदेव रासो ये आपको खड़ी बोली में मिलता है, तो ये परमार रासो की तरह ही बीसलदेव रासो को भी गाया जाता है। अब आगे आपको मिलेगा परमार रासो। परमार रासो जो है, परमार रासो में आपके लेखक आते हैं जगनीक। जगनीक तो जगनीक जो है इनकी रचना है परमार रासो। तो इस जगनीक की रचना में एक बड़ा ही अर्थ मिलता है। परमार एक राजा का नाम था और इनका एक दरबार था, राज दरबार था, राज्य था, जिसका नाम महोबा था। महोबा गढ़ समझिए, महोबा गढ़। तो परमार राजा महोबा गढ़ के राजा थे और रासो का अर्थ है इस राज्य का रहस्य या इतिहास। तो महोबा गढ़ में 2 वीर योद्धा थे, 2 वीर आला और उदल। आला और उदल 2 भाई थे। इन दोनों वीरों की रचना जो है ये परमार रासो है। इस परमार रासो में लेखक जगनीक ने गन्नू भाट की सहायता से रचना की है। जो गन्नू भाट गाया करते थे उन्होंने
सुना है, ये सुना करते थे, जगनीक सुना करते थे। और जगनीक ने गन्नू भाट की उस गेयबद्ध रचना को फिर लिपिबद्ध किया, लिपिबद्ध किया। इसी लिपिबद्ध रचना को हम जगनीक की रचना कहते हैं, जो गन्नू भाट गाया करता था। अब वो रचना है परमाल रासो। और परमाल रासो में लोकगीत की तरह गाने की एक कला है जो गन्नू भाट गाया करता था। जैसे आलाखंड कहा जाता है इसको, आलाखंड के रूप में परमाल रासो को गाते हैं, तो वही विधा है गाने की। 12 बरस लो कूकर जावे, 12 बरस लो कूकर जीवे, 13 बरस लो जीवे सियार, बरस 18 छत्रे जीवे, आगे जीवन को धिक्कार। ऐसे इसमें 12 बरस से 18 बरस तक के इन दो जवानों की बातों को लिखा गया है। तो ये एक वीर गाथा है। सो इसमें वीर रस दर्शाता है, वीर रस दर्शाता है। जगनीक की रचना में परमाल रासों में वीर रस है। जयदेव के गीत गोविंद में श्रृंगार रस है। बीसदेव रासों में भी श्रृंगार रस है, इसमें वीर रस है, याद रखिए। आपके आदिकाल के महान कवियों, मुख्य कवियों का वर्णन हो गया है। आप देखते हैं अन्य कवियों को। अगले वीडियो में हम अन्य कवियों के बारे में पढ़ा देते हैं। और 10वीं कक्षा से लेकर 10वीं कक्षा तक के जितने भी कवि, लेखक, रचनाकार हैं, उन सबका विषय हम कंटेंट के द्वारा लेकर आएंगे। जब तक धन्यवाद।